ईरान खुद को एक सुपर पावर समझ रहा है। अमेरिका उसको शिकस्त नहीं दे सका 40 दिन में। उनके अवाम जो 47 साल से पिस रहे हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस में बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ एनिमोसिटी, दे हैव डिसाइडेड कि उन्हें इकोनॉमिक नहीं चाहिए, उन्हें वॉर चाहिए। आपकी जंग सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नहीं है, आप अमेरिका के साथ जंग करना जा रहे हैं जो एक एस्टैब्लिश्ड सुपर पावर है। ईरान ये कहता है कि अमेरिका कुछ भी कर ले, जितनी मर्जी उसकी ताकत है, वो स्टेट ऑफ हुर्मस हमसे नहीं खुलवा सकते। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम इसको कंट्रोल करेंगे और हम यहाँ से फीस लेंगे। तमाम लोग ईरान के जो है वो जंग चाहते हैं। बाबुल मंदब भी बंद करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम तो और जो एनर्जी के चोक पॉइंट्स हैं वो भी बंद कर देंगे। ईरान में ये राय है कि जिन्होंने ये एमओयू किया है दे आर ट्रेटर्स। अमेरिकन जब जहाज वहां जाते हैं दे हैव कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी, उनकी नेवी जो है वो ना होने के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साबिक डिप्लोमेट जावेद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जनाब मोहतरम मुजम्मिल साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मलिक हालात के साहब, मुताबिक ठीक हैं लेकिन हालात पेचीदा हैं। नहीं, ऐसा लगता है कि एक ना खत्म होने वाली जंग की शुरू हो गई है जिसका कोई एंड नजर नहीं आ रहा। आपको जी लगता है अमेरिका ईरान अब जब सारे सालस भी भाग गए हैं और नोबडी इज रेडी टू मीडिएट, इवन मीडिएटर्स तो विक्टिम बन गए हैं और वो तो विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ आ गए हैं मीडिएटर्स, तो नो एंड वॉर की तरफ हम चले गए हैं। जी, वो कहते हैं अंग्रेजी में एक मकूला है कि यू कांट हेल्प समवन हु डजंट वांट टू हेल्प देमसेल्व्स। एज अ ब्रदरली कंट्री, पाकिस्तान जो इस खित्ते में, हम जानते हैं मुजम्मिल साहब कि हमारी जो तमाम जो रिलेशनशिप्स हैं वो गल्फ ममालिक के साथ कितनी स्ट्रांग हैं। हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे हैं, हमारे 5-6 मिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं। हमारी अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छी एक रिलेशनशिप डेवलप हुई है पिछले 1-1.5 साल में, जो मैं समझता हूँ हमारी तारीख की सबसे बेहतरीन दौर है हमारे पाक यूएस रिलेशनशिप का। और इसके साथ साथ यूरोप के साथ भी हमारे ताल्लुकात सफारती सतह पर बहुत अच्छे जा रहे हैं। उस सब चीज़ के बावजूद बहुत सारा डिप्लोमेटिक और गुडविल का कैपिटल हमने लिया और हमने देखा कि ईरान के ऊपर जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तान ने बहुत सिंसियरली ये कोशिश की कि इस खत्ते में जंग ना हो, कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। इस हवाले से हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी की हमारे फील्ड मार्शल ने, प्राइम मिनिस्टर ने, मैं कहूँगा पूरी फॉरेन ऑफिस की टीम ने इस हवाले से बहुत ही कारआमद जो है वो किरदार अदा किया। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान की एफर्ट्स क्या थी? पाकिस्तान वाज जस्ट मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स टू अवॉइड एस्केलेशन। अगर आप नहीं, पाकिस्तान का कोई जब मलिक साहब, एस्केलेशन तो अब हम आज जहाँ खड़े हैं, टुडे वेयर वी आर, तो एस्केलेशन तो एट इट्स पीक है। सीज फायर टूट चुका है, एमओयू टूट चुका है। आगे तो अब लड़ाई के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा आपको। अब देर इट्स अ नो एंड वॉर अब शुरू चलेगी। 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 3 माह चलेगी, ये बताएं ना। जी, अब आपने क्योंकि पूछा था कि जो मीडिएटर्स हैं वो साइड पे हैं, तो मैं उसकी रीजन बता रहा था कि मीडिएटर साइड पे नहीं है। वो तो सिंसियर एफर्ट्स करते रहे हैं और अभी भी अगर आप देखें फॉरेन ऑफिस की जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि जब कभी भी ये दोनों फरीक जो हैं ये समझेंगे कि मज़ाकरात का अमल जो है वही उनके इंटरेस्ट में है, तो जो एमओयू हमने हासिल किया है वो एक रास्ता फराहम करता है उस अमन की तरफ। लेकिन मुजम्मिल साहब, मैं आपसे एग्री करूंगा कि हालात उस सिमत में नहीं बढ़ रहे जिस सिमत में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि देखिए मेरी नज़र में और बहुत से जो, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ सफारती अमूर का या इंटरनेशनल अफेयर्स का, जो बहुत जयद और वेरी वेल रिकग्नाइज्ड ग्लोबल जियो पोलिटिकल एनालिस्ट्स हैं, वो भी ये समझ रहे थे कि ये क्योंकि एमओयू को अगर आप देखें तो उसकी शिक नंबर 4-5 को जहाँ पे ब्लॉकेड और पाबंदियां हटाने की बात की गई है अपना हुर्मुज पे, वो एक बहुत छोटी सी चीज है। उसके अगर आप कंपेयर करें उसको उन तमाम मराहत के साथ जो कि इस एमओयू में ईरान के हक में जा रही हैं, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स अनफ्रीज होने जा रहे थे। लेकिन मैं समझने से कासिर हूं कि ईरान के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको ये चीज क्यों नहीं समझ में आई कि उन्होंने ये तरजीह दी कि वो जंग जारी रखें और उस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट और उनकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको बिल्कुल उन्होंने इग्नोर कर दिया। अगर आप देखिएगा, हम पाकिस्तान की एग्जांपल देते हैं जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, 2-4-5 बिलियन डॉलर के लिए हमको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? कभी आईएमएफ, कभी ब्रादर ममालिक। यहां पे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की बात की गई थी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ईरान। उसके अलावा वहां पे बात की गई थी कि वहां पे जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो उठा लिए जाएंगे, उनको जो दुनिया के साथ तिजारत करने का हक मिल सकता था। उनके अवाम जो 47 साल से पिस रहे हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस में बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ एनिमोसिटी,
उनके लिए एक रास्ता फराम हो रहा था कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें, वो इकोनॉमिकली अपने आप को एम्पावर करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, एआई की तरफ जाएं। दुनिया मार्स पे जा रही है, यानी रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, कहाँ कहाँ पे हम बात करें आपके साथ। और ईरान की तारीख देखिए आप, वो तो भरी पड़ी है हुनरमंद लोगों से। वहां पे पर फिरदौसी अब है, तो वहां उन्होंने पे जंग का आतिश फैसला शिराजी कर है। लिया ना मलिक साहब, अब तो दे हैव डिसाइडेड कि उन्हें इकोनॉमिक नहीं चाहिए, उन्हें वॉर चाहिए। वॉर इज ऑन। अब मलिक साहब वॉर कहाँ देख रहे हैं, खत्म कहाँ होगी? मैं ये देख रहा हूं कि देखिए, ये मैं एक तरह से आपके सामने ये बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अगर आप यू टर्न योर फेस फ्रॉम इट एंड यू वांट टू गो टू वॉर, तो मुझे तो वॉर में सिर्फ डिस्ट्रक्शन नजर आती है मुजम्मिल साहब। वॉर इज नथिंग बट डिस्ट्रक्शन। वॉर से तो कभी कुछ अचीव नहीं हुआ। आप तारीख उठा के देखें, पर माजी अब तो करीब माजी अमेरिका दूर। और ईरान दोनों वॉर में फंस गए हैं। एक को जी। जीतना है, एक को हारना है। ये फैसला कब तक हो जाएगा, कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा, कितने दिन लगेंगे, महीने लगेंगे, साल लगेंगे? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिसाइड कि विनर कौन है और लूजर कौन है? चलें स्टेट ऑफ हुर्मुस पे ही कह लें। देखिए, अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है। वो एक हकीकत है। उसके पास हजारों जहाज, हजारों यानी लाखों की तादाद में आर्मी है। दुनिया के जदीद तरीन असलहा उनके पास है। आप इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड को इस वक्त लीड कर रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है, या उनका अंदाज बयां है, या जिस तरह से वो अल्फाज का चुनाव करते हैं, उन पे आपको तहफ्फुज हो सकता है। बट प्रेसिडेंट ट्रंप इज वन पर्सन। द स्टेट ऑफ यूएस इज नॉट जस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप। यानी ये आप नहीं, आपकी जंग सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नहीं है, आप अमेरिका के साथ जंग करना जा रहे हैं, जो एक इस्टेब्लिश्ड सुपर पावर है। तो मुझे तो डिस्ट्रक्शन नजर आती है। अभी आप वहां पे किसी तरह से चोक कर लें उसको, अपना हुर्मुस को, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक कर पाएंगे। वन स्टिल होप्स, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करता हूं जो लास्ट मोमेंट तक जो है वो डिप्लोमेसी पर यकीन रखता है। यकीनन हालात अभी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो इसकी इजाजत नहीं देते, लेकिन फिर भी मुझे लगता यह है कि हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो फरीक हैं, बिलखुसूस ईरान की तरफ से जब हमला किया गया कतर के जहाज के ऊपर, तो बहुत दुख हुआ इस चीज का। तमाम हमलों पे दुख हुआ, लेकिन देखिए, कतर तो वो मुल्क था जो पाकिस्तान के साथ मिलकर मीडिएट करवा रहा था। उनके वजीर आजम स्विट्जरलैंड तक गए आपके साथ मिलने के लिए, वो आपके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। वो इस तमाम गल्फ नहीं, ममालिक पर के अंदर अगर ईरान ये कहता है कि अमेरिका कुछ भी कर ले, जितनी मर्जी उसकी ताकत है, वो स्टेट ऑफ हुर्मुस हमसे नहीं खुलवा सकता, क्योंकि वो एक ऐसा नैरो पॉइंट है कि उसको खुलाने की अमेरिका में ताकत नहीं है। वो चले, ये तो हमारी फिर रेट आप, रहेगी और वो रेट एंड तक रहेगी। वो कहते हैं ये नहीं वो खुलवा सकता, वो तबाही कर सकता है, वो बम मार सकता है, कुछ कर सकता है, स्टेट ऑफ हुर्मुस नहीं खुला सकता। देखिए, ये मैं तो इस चीज के ऊपर अपने जो जजमेंट है वो रिजर्व रखूंगा, क्योंकि मेरी नजर में बहुत से मामलात हैं जो कि ऑब्वियसली मे बी हम डिस्कस ना कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई शख्स भी हतमी तौर पर ये कह सके कि मैं जो हूं इस चीज पे अड़ गया हूं, तो यही मेरा जो मौक़िफ़ है वही दुनिया उसको मानेगी। ऐसा तो यूनिलैटरल डिसीजन मैं नहीं समझता कि कोई भी करेगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक इनके जो वजीर खारजा हैं वो ओमान के काफी चक्कर लगा रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि हो सकता है कि ओमान के साथ मिलके कोई उनकी जॉइंट मैकेनिज्म डेवलप हो जाए। लेकिन आपको इल्म होगा कि अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट आई है ओमान की गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने बिल्कुल अनइक्विवोकली क्लियर किया है कि हम इंटरनेशनल लॉ के साथ खड़े हैं। इंटरनेशनल लॉ का मतलब यह है कि आबनाए हुर्मुज जो है वो एक इंटरनेशनल वाटर है। वहां पे राइट ऑफ नेविगेशन जो है वो इंटरनेशनल लॉ में इंश्राइंड है। अब अगर कोई मिसाल के तौर के ऊपर, अब वो तो ईरानी कह रहे हैं ना कि अमेरिकी दबाव में ओमान ने नहीं किया, वरना ओमान करना चाहता था। वो तो ईरान ने कहा है ना, अमेरिकी दबाव की वजह से नहीं किया। नहीं, देखिए, ईरान वाले जो कह रहे हैं वो उनका मौकफ हो सकता है, बट वो जरूरी नहीं है कि वो हकीकत हो। मेरा एक मौकफ हो सकता है, आपका हो सकता है, जरूरी नहीं वो हकीकत हो। वो उनका मौकफ है, वो उसके बारे में क्यों ऐसा मौकफ रखते हैं ये वही बता सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे आप एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे देखेंगे, तो मेरी नजर में तो मैं समझ रहा था, जैसे मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की, कि ईरान के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो इन कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ सकता था, वो अपने मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ लेके जा सकता था। लेकिन लगता यूं है कि जो पावर डायनामिक्स आपको याद होगा, देखिए मुजामिल साहब, आप जानते हैं वहां पे जो IRGC है वो बिल्कुल, और जनरल वहीदी वगैरह, वो मतलब डिसीजन मेकिंग वहीं पे उनके पास मरकूज है।
अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जो बाकर कालिबाफ साहब, जिनको न सिर्फ वो स्पीकर पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनका जो एक बैकग्राउंड है वो आईआरजीसी से भी है, वो एक पॉलिटिकल फेस है, वो चीफ निगोशिएटर हैं अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ईरान। उनका इंटरव्यू चलते चलते रोक दिया गया। इससे क्या समझ में आता है आपको कि वहां पे अभी भी दो तीन बल्कि कई आरा पाई जाती हैं। एक प्रैग्मेटिक व्यू पॉइंट जो है, मैं समझता हूं वो है, वहां पे एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि तमाम लोग ईरान के जो है वो जंग चाहते हैं। पूरी ईरान की जो 90 मिलियन के लोग हैं, वो हर किसी से तो किसी की बात नहीं हुई। ठीक है, फ्यूनरल में बहुत से लोग आए, लेकिन 90 मिलियन लोग तो नहीं आए ना। 90 मिलियन लोगों की आबादी है। क्या आपने सब लोगों से पूछा है कि वो क्या चाहते हैं? अगर आप कुछ माह पहले चले जाइए तो इसी ईरान के अंदर आपने देखा कि एहतजाज हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे। मलिक तो साहब, जो फैक्ट्स आप बयान कर रहे हैं, दे आर रियलिटीज। एंड नाउ इतनी 4 महीने से लड़ाई चल रही है, आम लोगों को ये फैक्ट्स याद हो गए हैं कि वहां लड़ाई जी, थी, ये आईआरजीसी है। मैं सड़क पे जाता हूँ, लोगों को पासदारान इनकलाब, जनरल वहीदी या फील्ड मार्शल से ज्यादा पता है पाकिस्तान के आम आदमी को ना, कि वहां जनरल वहीदी की चलती है, वहां बिल्कुल। असल में पासदारान इनकलाब की चलती है। दुनिया को पता लग गया है, वो वो जो कह रहे हैं कवर। उसको वॉर फटीग। वॉर फटीग सबके अंदर आ चुकी है। जी, जी। आ चुकी है। लोग जी, एक सवाल पूछते हैं मुझसे, जिसके लिए मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, कि ये जो आप कॉन्फ्लिक्ट वॉर शुरू हुई है, कि इधर से वो रोज अमेरिका बमबारी करता है, उधर से जवाब से में वो गल्फ स्टेट्स पे करते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? ये कितने दिन का मामला है? महीनों का देखिए मामला है? साल का मामला है? कि हाउ लॉन्ग कैन इट गो? मुजम्मिल साहब, ऑब्वियसली मैं एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट तो नहीं हूं। आई विल नॉट बी एन अथॉरिटी ऑन मिलिट्री प्लानिंग, बट मैं आपको अपनी एक एनालिसिस दे सकता हूं बेस्ड ऑन सम डिस्कशंस जो मेरी कुछ लोगों से हुई हैं, ऐसे लोगों से जो कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। उनका ये मौकिफ है कि मिलिटरीली अगर आप देखें तो अमेरिका स्टिल इज हेड ओवर हील स्ट्रोंगर देन द ओपोनेंट। और जो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा अमेरिका ने किया था वो बिकॉज ऑफ द रिक्वेस्ट मेड बाय द मीडिएटर्स था। अब अगर वो मीडिएटर्स बीच में से हट जाते हैं तो अमेरिका के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं ग्राउंड ट्रूप्स। आज के दौर में जितने भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो एग्री करते हैं कि तुम द स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर हैज चेंज्ड। यानी यहां पे टेक्नोलॉजी के जरिए जंग होती है। आप उनके इक्विपमेंट्स को जैम कर सकते हैं, आप उनको मिसाइल्स लगा सकते, देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। वो जरूरी नहीं है कि वो ग्राउंड ट्रूप्स उतार के ही वहां पे कामयाबी हासिल करें। मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, और कुछ लोगों से जो इसको बात इस को ज्यादा बेहतर समझते हैं, वो ये बताते हैं कि उनकी जितनी भी लॉजिस्टिक और बाकी तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से वो अटैक्स लॉन्च कर सकते हैं, अगर वो डिसमेंटल हो जाते हैं तो ईरान की जो पावर टू स्ट्राइक बैक है वो डीफैंग हो जाएगी। यानी उसके अंदर से जो जहर है वो निकल जाएगा। और वो इतना मुश्किल नहीं होगा इनके लिए अगर ये करना चाहें। अब क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स विल कम फ्रॉम देयर। मेरी नजर में जो ये 4-5 महीने का वक्त मिला है, बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने एनालिसिस किया होगा। पेंटागन भी है, सीआईए भी है, ऑब्वियसली उनके और अलाइज भी है। तो जो भी वो स्ट्रेटजी अपनाएंगे उसका मकसद यही होगा कि इस दफा वो जो करें वो डिसाइसिव हो। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दे कैन नॉट प्रोलॉन्ग दिस वॉर फॉर अ परपेचुअल पीरियड। इसको खत्म करना है उनको। तो मेरा तो अभी भी यही कोशिश और मतलब मेरी तो इस्तदाई नहीं, हो सकती है ये जो कि डिसाइसिव डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हो। डिसाइसिव और कंक्लूसिव स्ट्राइक्स हैं, दैट मे गो फॉर 1 मंथ। I am not able to predict anything, Muzammil Sahab. That's not my subject. I wouldn't know the military planning. मैं तो military चलें, जेडी मैंने वैंस तो ये कभी कहते किसी हैं। पे गुलेल भी नहीं चलाई, मुझे तो इसके बारे में इल्म नहीं, नहीं, ठीक है। लेकिन देखें ना, देखें जिस तेजी से पेट्रोल महंगा, ऑयल की प्राइस ऊपर जा रही है, जी। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कितनी देर बंद रहेगी, और ये तेल कितनी देर महंगा रहेगा, आम आदमी जानना चाहता है। दिस इज अ कॉमन मैं आपको मैन्स ये क्वेश्चन। दिस इज अ कॉमन मैं आपको मैन्स ये बता क्वेश्चन। सकता हूं कि ये ज्यादा देर बंद नहीं रह सकेगा। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट इज द प्राइमरी रीजन। देखिए, जब ये आपना हुर्मुज बंद होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के लिए प्रॉब्लम है। अमेरिका के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दूर बैठा हुआ है बहुत ज्यादा। इससे ज्यादा प्रॉब्लम चाइना के लिए है। हाँ, हम ये जानते हैं कि चाइना के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं ऑयल के, वो कुछ माह सस्टेन कर लेगा। लेकिन अल्टीमेटली इवन चाइना वुड नॉट वांट दिस चोक पॉइंट टू बी चोक्ड। ये तो ओपन करना चाहिए आपको। ये ओपन होगा। अब आज होता है, बाद में होता है, या यहाँ पे अगर आप ज्यादा ही
अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू पे जमे रहेंगे, तो मुझे तो उस चीज पे भी हैरानगी हुई जो कल परसों प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम इसको कंट्रोल करेंगे और हम यहां से फीस लेंगे। मेरी नजर में वो भी एक प्रपोस्टरस सी बात थी, क्योंकि देखिए, या तो आप इंटरनेशनल लॉ में यकीन रखते हैं, हम किसी की साइड नहीं ले रहे, ना अमेरिका की ना ईरान की, हम सिर्फ कानून और इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि राइट ऑफ नेविगेशन इंटरनेशनल वाटर में ओपन होना चाहिए। उसको अगर ईरान रोके वो भी गलत है, अमेरिका रोकने की कोशिश करेगा उसको भी हम गलत ही कह सकेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन जब आप मजबूरी में आप कहते हैं कि जी हम वॉर स्ट्रैटेजी के लिए यूज कर रहे हैं, आप खींचतान के उसको जस्टिफाई कर लें। ऐसे ही अमेरिका भी हो सकता है खींचतान की जस्टिफाई करे, वो कहे जी देखें यहां पे सिक्योरिटी के लिए हमारी प्रेजेंस बहुत जरूरी है। तो फिर क्या होगा? फिर ईरान के अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए, आप तो एक रास्ता फराहम कर रहे हैं अमेरिका को अपनी यहां पे स्टे को प्रोलॉन्ग करने का। उनकी काविश तो ये होनी चाहिए कि ये जंग खत्म हो, अमेरिका पीछे हटे और वापस चला जाए अपने मुल्क में। यानी वो यहाँ पे अपनी जो बेसिस हैं वो तो रखेंगे, वो तो उनकी दुनिया में, मैं मेरे जो मिलिट्री के दोस्त हैं बताते हैं कि 70 से ज्यादा बेसिस हैं मुख्तलिफ मकामात में, एक सुपर पावर है, वो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग दुनिया भर में रखते हैं। पर वो लेकिन यहाँ ईरानियंस तो पे वो अब जो बाबुल मंदब भी बंद करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम तो और जो एनर्जी के चोक पॉइंट्स हैं वो भी बंद कर देंगे। तो पहला तो वो कह रहे हैं कि हुसीस के जरिए बाबुल मंदब बंद कर दिया जाएगा, ताकि जो सऊदी अरब और यूएई जो है वो रेड सी से जो थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बंद हो जाए। देखिए, अब ये तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? वो उनका कैसा राइट है वहां पे वो बंद करें उसको? यमन तो जो है वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उस मुल्क की एक हुकूमत है, उस मुल्क की हुकूमत को ये हक है कि वो क्या फैसला करे। वहां मौजूद कोई मिलिशियाज जिस तरह हमला आवर हो रहे हैं वो सऊदी अरेबिया के ऊपर, मुझे हैरानगी है कि देखें, अब मुसलमानों का मरकज है, हमारे दीन का मरकज है, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके कदमों की खाक हैं हम, उनके रोज़ा मुबारका जो है वहां पे मौजूद है मदीना में, सऊदी अरेबिया में, उस पर हमला आवर हो रहे हैं जो लोग, वो उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं फिर? मतलब व्हाट कैन यू से अबाउट दैट? आप लेकिन क्या लेकिन कीजिए? अगर बाबुल मंदब भी बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अब स्टेट ऑफ हुर्मुज तो बंद है, बाबुल मंदब भी, वो कहते हैं ऐसा, $200 पर बैरल हो जाएगा। ईरानियंस कहते हैं जिस दिन हमने बाबुल मंदब बंद किया तो $200 पर बैरल पे ऑयल चला जाएगा। देखिए, वो जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, उनको कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जो विशेज हैं वो रियलिटी में आएंगी। यहाँ पे और भी बहुत मुल्क हैं, एक सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ममालिक हैं, 57 मुस्लिम ममालिक हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ईरान के इस मौक़िफ़ के साथ खड़ा होगा। मैं तो मुस्लिम ममालिक की बात कर रहा हूँ, मगरिब तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये कहना कि पूरी दुनिया गलत है और एक मौक़िफ़ सही है, ये भी थोड़ी सी मैं समझता हूँ हम एग्जैजरेट कर रहे हैं मामलात को। पाकिस्तान की काविशें भी यही थी कि ये मामला जो है वो खुश उसलूबी से हल हो। अगर आप हर रास्ता बंद कर देंगे तो फिर तो तबाहकारी ही है। वन होप्स ऐसा ना हो मुजम्मिल साहब, बट आई डोंट हैव आंसर्स टू द पॉइंट्स दैट आर बीइंग रेज्ड बाय द पीपल इन ईरान। वो उनका मौकफ है, वो जो कह रहे हैं वो उसके जस्टिफिकेशन वो खुद दे सकते हैं। मैं तो आपके सामने वही नहीं बात नहीं, कर वो सकता हूँ मेरी ईरान दानिश के मुताबिक। ईरान खुद को एक सुपर पावर समझ रहा है, और वो समझ रहा है वो अमेरिका के बराबर एक सुपर पावर है। अमेरिका उसको शिकस्त नहीं दे सका 40 दिन में। ये अरब ममालिक उसके सामने एक मिसाइल चलाने की पोजीशन में नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है ईरान ईरान ये हैज द राइट टू डिक्टेट नाउ। मैं नो आपको वे। बताता हूँ पासदारान इनकलाब क्या सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वी हैव वन द वॉर इन इन फर्स्ट 40 डेज। हमने एमओयू भी हमारी फतह थी। स्टेट ऑफ नहीं लेकिन हुर्मुज पे हम अपना कंट्रोल साबित कर लेंगे नेक्स्ट 60-90 डेज में। अमेरिका चोक हो जाएगा, नहीं खुला सकेगा तो दुनिया हमसे कहेगी अच्छा आप चला लें, हमें मंजूर है, हमारी टर्म्स पर दुनिया आ जाएगी। दे दे वो ये कह रहे हैं। मैं इससे बड़े अदब के साथ डिसएग्री करता हूँ। ऐसा मुमकिन मेरी नज़र में नहीं है, मुमकिनात में भी नहीं है। ये बातें कहने के लिए तो मैं भी कुछ क्लेम कर सकता हूँ, आप क्लेम कर सकते हैं, जो भी क्लेम करें उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है, आप कुछ भी क्लेम करें। लेकिन आप एक ऐसा, ये माजी में हम सुना करते थे कि वो पायरेट्स होते थे, वो रैंसम के लिए रोक लेते थे। अभी आप इसी अगर एग्जाम्पल को आके यहाँ पे फिट कीजिए कि अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पानी का मसला है, वहां हिंदुस्तान कहता है मैं पानी रोक दूंगा, हम्म, इंटरनेशनल लॉ कहता है ऐसा मुमकिन नहीं है। अपर रेफेरियन स्टेट से जब पानी फ्लो करके डाउन स्ट्रीम आता है, आप उसको रोक नहीं सकते, कानून ये कहता है। इसी के ऊपर हम केस लड़ रहे हैं। अगर वो जो वो बोल दे कि नहीं हम रोकेंगे, तो क्या हम उनको क्या बोलेंगे फिर? हम हम उनको कहेंगे बोलेंगे ये हम कहेंगे इंटरनेशनल लॉ दिस की इज एन खिलाफत एक्ट ऑफ वॉर, हम कहते हैं जंग है। है।
तो फिर ये इसको किस ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? तो वही हमारे वो जो, कहते हाँ, हैं कि अगर अरब ममालिक में दम है, अमेरिका में दम है, तो खुला ले स्टेट ऑफ हॉर्मस। वो कहती हैं ये सारे मिलकर नहीं खुला सकते हमसे। ये देखिए, ममालिक और जो लोग हैं ना सर, वो ऐसे नहीं सोचा करते। ये तो आप वो बात कर रहे हैं जैसे कोई स्ट्रीट की फाइट हो रही है, तो एक शख्स स्ट्रीट दूसरे फाइट को ही हो रही मारता है, है। और क्या हो रहा तो ये तो आपको, जब ममालिक आपस में खुदा ना खास्ता कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, तो जो दानिशमंद क़यादत होती है वो तो उस कॉन्फ्लिक्ट से निकलने की बात करती है। तो है। मुझे तो ताज्जुब होगा अगर ये मौक़िफ़ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं ये वहां पे पाया जाता है। मैं तो अभी भी पूरी उम्मीद हूं कि हाँ, हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स वहां पे ये चाहते हूं या एक हार्ड लाइन अप्रोच लेते हूं, लेकिन मेरी उम्मीद अभी भी है कि वहां पे प्रैग्मेटिक फोर्सेस मौजूद हैं। देखिए, ईरान के तमाम लोग जो हैं वो जारहाना स्टांस नहीं रखते। उनकी तारीख बहुत पुरानी है, वहां पे बहुत से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, वहाँ फलसफा है। फलसफा वहाँ के जो फलसफी हैं, वो आप जानते हैं कि उनकी तारीख में नाम लिखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग उन चीजों को तो भूल के आपने महज ईरानियन पार्लियामेंट का इजलास देखा है? ईरानियन पार्लियामेंट के इजलास की आप जो बात कर रहे हैं, हम उसके अंदर ऑब्वियसली जो बातें हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन देखिए, आप किसी भी मुल्क को जब देखते हैं, तो मैं अवाम की बात कर रहा हूं। अवाम तमाम के तमाम पार्लियामेंट में नहीं होते। अवाम जो है, आप बात कर रहे हैं वहां पे नुक्ता नजर की, नुक्ता नजर यकीनन जो ये हुकूमत है इसका नुक्ता नजर हो सकता है जो आप कह रहे हो वही हो। लेकिन वहां मौजूद ऐसे लोग भी हैं जो हम चाहते होंगे, यकीनन, हाँ, उनको कुछ तहफुजात हो सकती हैं। जहां तक मेरी, जब आज से कुछ दिन पहले तक, जब ये पहले हमले किए गए, तो वहां से यही बात आ रही थी कि एमओयू के कुछ पॉइंट्स पे हमें इख्तलाफ है। ये तो नहीं कहा था कि हम एमओयू को नहीं मानते, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, या अमेरिकन भी यही कह रहे हैं। तो देखिए, इसकी नहीं, अब एमओयू तो वो जब कह हो रहे हैं कि गया था, जिन्होंने, अब तो ईरान में ये राय है कि जिन्होंने ये एमओयू किया है दे आर ट्रेटर्स। अब तो वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने एमओयू किया है उनकी तहकीकात की जाए कि दे आर ट्रेटर्स ऑफ ईरान, जिन्होंने ये एमओयू साइन किया है। अच्छा, हमें तो ये बताया गया था कि वहां के जो उनके सुप्रीम रहनुमा हैं उनकी तौसीक के बाद एमओयू साइन किया गया है। और हम्म, उनका एमओयू जो साइन करने वाले हैं वो तो सदर सदर हैं उस मुल्क के। हाँ। तो अपने सदर को वो अगर ऐसा कह रहे हैं, तो मैं इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। मैं मुझे मेरी इखलाकियात और तहजीब और सफारती जो ट्रेनिंग है, उसके नतीजे में मैं किसी के मुल्क के प्रेसिडेंट के बारे में तो ऐसा वर्ड यूज नहीं करूंगा। ये इख्तियार बहरहाल उनके अवाम को है। अगर वो उनको समझते हैं कि वो, तो जैसे आपने कहा खामनाई वो, साहब की तदफीन पर नारे नहीं लगे पजिशकियान और इराकची साहब के खिलाफ? खुद पजिशकियान साहब के बेटे यूसुफ पजिशकियान ने इस पर ट्वीट किया है कि ये बड़ा गलत हुआ है। जी जी, मैं इसके बारे में इल्म नहीं है मुझे, और ना ही मैं उनके ट्वीट्स को फॉलो करता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि हम्म। इतने ज्यादा फेक अकाउंट्स चल रहे हैं मुख्तलिफ नामों से, हमें पता नहीं चलता कौन से रियल हैं कौन से नहीं। एक्स के ऊपर पहले जो ब्लू टिक जिस जमाने में हमें मिली थी, हमें तो जेन्युइनली वेरीफाई होके मिली थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि कुछ लोगों ने खरीद ली हैं। अब पता नहीं चलता आपको कि वो ब्लू टिक वाला जो है वो जेन्युइनली क्योंकि कोई क्योंकि वही वो तो शख्स है। कहते हैं ना हमने इंतकाम लेना है, वो कहते हैं एमओयू नहीं करना है, इंतकाम लेना है। ईरान तो इस वक्त इंतकाम की आवाज बात कर रहा है। तो जब आपने इंतकाम लेना है तो फिर सीज फायर या सुलह की तो बात नहीं हो सकती, फिर तो जंगी की बात होगी तो ना। ये तो भी बहुत, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो मीडिएशन एफर्ट्स थी उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया है कि क्या हमारे मोहतरम फील्ड मार्शल और मोहतरम वजीर आजम, जो आपके और हम सब के सामने 4 महीने तक हम्म। अपने मुल्क की हालात को भी एक तरफ से होल्ड पे रख के इस मामले में अपना वक्त लगाया उन्होंने। जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले पिछले 3 महीनों में मैं फील्ड मार्शल से जितनी बात की है मैंने किसी से नहीं की। इससे ये जाहिर होता है कि हमारे लोग कितने एफर्ट कर रहे थे इस मसले को हल करने के लिए। अगर वो ये समझते हैं कि इतने एफर्ट के बाद, उनके सदर के सिग्नेचर के बाद हासिल किया जाने वाला एमओयू जो है, वो खुदा ना खास्ता, उसके बारे में अल्फाज जो आप ले रहे हैं मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अगर वो ये समझते हैं, तो फिर तो हमारे अरबाब इख्तियार को भी सोचना पड़ेगा कि हम अपना वक्त जिस जिस चीज में सर्फ कर रहे थे, अगर वहां के अवाम जो हैं वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो फिर हमको भी सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ सिमत में खड़े हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अगले नेक्स्ट 15 डेज में कोई डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू नहीं होता, कोई मीडिएशन नहीं होती, ईरान कोई किसी की कोई बातचीत नहीं होती, तो और दुनिया समझती है कि ईरान के साथ अब बात नहीं हो सकती, या ईरान बात करने के लिए तैयार नहीं है, या अमेरिका और ईरान ऐसी पोजीशन में है कि बात नहीं हो सकती, तो आपको जीसीसी कंट्रीज कहाँ खड़े नजर आते हैं?
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए बंद होगा, लड़ाई का कोई हाल नहीं नजर आ रहा होगा। लड़ाई हो सकती है 1 साल चलती रहे, 6 महीने चलती रहे, देखिए तो जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग और रिजिलियंट ब्लॉक है। जीसीसी तमाम उनके दरमियान मोहब्बत, इत्तेहाद, भाईचारा है। वो इस किस्म की तमाम थ्रेट्स को बहुत आसानी से थ्वॉट कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि अभी भी जो ये हमले इन्होंने किए हैं नाजायज तौर पर बरादर मुस्लिम ममालिक के ऊपर, उनमें से 95% जो हैं वो पेनिट्रेट नहीं हुए। दे वर डिस्ट्रॉयड। दिस शोज यू हाउ रिजिलियंट द गल्फ इज। कुछ पेनिट्रेट हुए होंगे, लेकिन 95 से ज्यादा परसेंट जो हैं वो बिल्कुल नाकारा हुए हैं। नाकारा करके उनको समुद्र में फेंक दिया गया। यह आपको फैक्ट्स में बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह गल्फ ममालिक जो हैं वो अमन पे यकीन रखते हैं और उनका किसी से कोई जंग का जो है वो इरादा नहीं है। लेकिन उन पर अगर किसी ना किसी इस तरह से हमले होते हैं, वो बहुत बाखूबी अपना दिफा करना जानते हैं। पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हुई है। पाकिस्तान खुद जो है वो गल्फ के साथ और सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट में है। पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। हमारा एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ। कतर के साथ अभी उनके जो अल्लाह उनको गनी के रहमत करे, जो कतर के जो अमीर के वालिद थे, बाबा अमीर हम उनको कहते थे, वो दुनिया से गए। वजीर आजम न सिर्फ खुद गए बल्कि उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब भी वहां पे गए। इससे ये जाहिर होता है कि कितनी मोहब्बत के रिश्ते हैं। शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान यूएई के, मैं उनके नाम के ऊपर हर गली में आपको, हर शहर में अस्पताल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, स्कूल मिलेंगे, रोड्स मिलेंगी। ये मोहब्बत के रिश्ते हैं पाकिस्तान और गल्फ के दरमियान। वो तो हमेशा कायम है। अवाम के दरमियान मोहब्बतों के रिश्ते हमेशा कायम रहेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जंग नहीं होगी इंशाअल्लाह। बेशक कुछ रेटरिक और इस किस्म की हुब्रिस जिसका इजहार किया जा रहा है दोनों तरफ से, वो हो रहा है। हमले भी हो रहे हैं, यकीनन हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन दोनों अतराफ ये समझते हैं कि ये एस्केलेशन उनके इंटरेस्ट में नहीं है। अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रैग्मेटिक फोर्सेस हैं ईरान के अंदर, वो प्रिवेल करेंगी। मुजम्मिल साहब, एज अ somebody who believes in diplomacy and म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, आई डू होप कि ऐसा हो। मैं तो अभी तक इस उम्मीद पर कायम हूं। यकीनन उम्मीदें कम होती जा रही हैं विद द passage ऑफ टाइम एंड ऑफ कोर्स विद द ग्राउंड रियलिटीज, बट द होप रिमेन्स अलाइव। तो वो कहते हैं कि जो अमेरिका है, जिसको हम कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड है, इतनी बड़ी मिलिट्री ताकत है, कहते हैं कि वो ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता है। वन थिंग इज एस्टेब्लिश के यूएस कैन नॉट डिफीट ईरान। तो जब ये देखिए तय हो उनकी, जाए कि यूएस कैन नॉट डिफीट ईरान, तो ये ईरान का हौसला बढ़ाती है, और वो कहते हैं कि वी कैन नॉट बी डिफीटेड। आई डिसएग्री विद यू सर। उनके जो तमाम टॉप टीयर लीडरशिप है वो लुकमा अजल बन चुकी है। उनकी एयरफोर्स ग्राउंडेड है। वो अपने उड़ा नहीं सकते एक भी जहाज। अमेरिकन जब जहाज वहां जाते हैं, दे हैव कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी। उनकी नेवी जो है वो ना होने के बराबर है। हाँ, वो छोटी छोटी शिप्स के जरिए, वो स्पीड बोट्स के जरिए जो हमले करते हैं, ड्रोन्स कुछ चला देते हैं, उपचिड़िया टाइप ड्रोन आते हैं। लेकिन उनकी जो मिलिट्री कहाँ है, मुझे तो नजर नहीं आ रही उनकी एयरफोर्स कहीं उड़ती हुई। कभी आपने देखा कि कोई भी अमेरिकन किसी सॉर्टी को उन्होंने प्रिवेंट करने की कोशिश की हो, को फायर बैक किया हो? हाँ, ड्रोन्स छोड़ते हैं। ड्रोन्स हैं बस। बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं। ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो डेफिनेटली, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स वो चला रहे हैं। ड्रोन ज्यादा चलाते हैं, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी चला देते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि आप कितने मिसाइल चलाएंगे? आप जब मिलिट्री माइट की बात करते हैं तो सिर्फ मिसाइल रखना तो मिलिट्री नहीं होती ना। आपकी आर्मी वो है, कहते हैं आपकी डिफेंस के एयरफोर्स है, लिए आप। इस शिकस्त, वो कहते हैं अमेरिका भी जब तक ग्राउंड फोर्सेस नहीं लाएगा वो फतह नहीं हासिल कर सकता, और आप भी कहते हैं ग्राउंड फोर्सेस नहीं आएंगी। वो कहते हैं हिम्मत है तो आके कब्जा कर लो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ग्राउंड फोर्सेस, जो आज के जमाने की जंग है, मॉडर्न वॉरफेयर, उसके अंदर ग्राउंड फोर्सेस की वो इंपॉर्टेंस नहीं है जो कि टेक्नोलॉजी की है। टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका के पास इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। वन डजंट होप, ये एक लास्ट रिजॉर्ट है जंग। मैं यहाँ बैठ के जंग के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उसकी पूरी, आई एम नॉट अ मिलिट्री पर्सन। लेकिन क्योंकि आपके सवालों का सारा जो है फोकस वो उस तरफ है, तो मैं आपको यही कह सकता हूं कि मेरी नजर में जो मैं समझ सकता हूं, जंग जो है वो अगर खुदा न खास्ता ज्यादा बढ़ती है तो वो अमेरिका मुझे स्ट्रांग नजर आता है। ठीक है, आप होल्ड करेंगे उसको, लेकिन आई डोंट थिंक दैट अल्टीमेटली
अमेरिका को जो लोग कहते हैं कि भाई वो, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। अमेरिका इज स्टिल अ सुपर पावर। उनके पास बहुत से रास्ते हैं, और मे बी दे आर शोइंग सम रिस्ट्रेंट, एंड वन होप्स कि वो रिस्ट्रेंट ही दिखाएं, और ये मामला अभी भी किसी हद तक सैल्वेज हो सके और एस्केलेशन की तरफ ना जाए, मजीद एस्केलेशन की तरफ ना जाए, वो कि ऑलरेडी जा चुका है। बट ऑफ कोर्स वन रिमेन्स होपफुल। देखिए, हमेशा जितनी भी दुनिया में जंगें हुई हैं, अल्टीमेटली तो उनको अपना डिप्लोमेसी से ही हल करना पड़ा है। मैं समझता हूं अभी जो एमओयू है वो एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा रोड मैप है जो तयन करता है कि आपके मुल्क की जो है वो तकदीर बदल सकती है। आई होप दैट जो ईरान के अरबाब इख्तियार हैं वो उस पर गौर करेंगे और जंग की तरफ नहीं जाएंगे। वो इस खित्ते के लिए, दुनिया के लिए, हम सब के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम ये भी था कि अरबों ने, पाकिस्तान ने, मुस्लिम ममालिक ने अमेरिका को कहा कि आप सीज फायर करें, रोकें। पूरे जीसीसी ने भी कहा। इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट भी था कि मुझे यूएई, कुवैत, बहरीन, सब ने कहा है सीज फायर के लिए और उसके लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जीसीसी सीज फायर के लिए कहेगा। ऑब्वियसली, क्योंकि इन्होंने तो जिस तरह से स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा जीसीसी ने किया है, मैं समझता हूँ दैट इज वेरी एडमिरेबल। अनप्रोवोक्ड हमले उन पर करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। बहरीन पर, कुवैत पर, यूएई पर, कतर पर, सऊदी अरेबिया पर, यानी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुस्लिम ममालिक एक दूसरे पे इस तरह हमलावर होंगे। यानी ईरान हमलावर हो रहा है, ये तो इन्होंने तो नहीं किया। इन्होंने तो स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई है। बट देखिए, हर चीज का एक एंड होता है, और वन होप्स कि ऐसा ना हो। बहरहाल, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गल्फ ममालिक जो हैं वो अपने आप का दिफा करना बहुत बखूबी जानते हैं। उनके कोई जारहाना अजायम नहीं है, लेकिन अगर उनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जाएगा तो यकीनन वो मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब हमें टाइम देने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई थैंक होप यू। आई हैव नॉट बॉदर्ड यू अ लॉट सवालात में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।